Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 15 March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, which lotion is used for the treatment of scabies? आपको बताना है स्कैबीज डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा लोशन इस्तेमाल किया जाता है। बेंजाइल बेंजोएट 15%, बेंजाइल बेंजोएट 20%, परमेथ्रिन 5% या फिर परमेथ्रिन 30%। The right answer is option C. Permethrin 5% is a treatment for scabies disease. ये एक ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है स्कैबीज ट्रीटमेंट में। स्कैबीज एक स्किन डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 2, द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का क्या एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन ए, प्रमोट जीआई फंक्शन, fostering immune defense, nutrition imbalance, economic advantage। The right answer is option C. यहाँ पर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस लिखा गया था, ये इसका डिसएडवांटेज माना जाता है। अगर न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उससे उसका जीआई सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद इम्यूनोग्लोबुलिन ए के द्वारा उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। इससे उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही साथ 6 महीने की उम्र तक बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट माना जाता है। इसके अलावा और उसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज का मतलब है कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो रेडी टू यूज़ होता है और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना होता। सो ऑल आर द बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, which statement by the client with type 2 diabetes indicates to the nurse that additional teaching about the diet is needed? टाइप 2 डायबिटीज से सफरिंग पर्सन के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट देने के बाद आप ये मानेंगे कि अभी इसे और ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता है। ऑप्शन 1, आई कैन ईट एज मच डाइटिक फूड एज आई वॉन्ट। मैं जितना चाहूँ उतना डाइटेटिक फूड को खा सकता हूँ। ऑप्शन 2, आई कैन हैव अ लेट्यूस सलाद व्हेनेवर आई वांट इट। मैं जब चाहूँ लेट्यूस सैलड खा सकता हूँ। आई नो दैट हाफ ऑफ माई डाइट शुड बी कार्बोहाइड्रेट। मेरी टोटल डाइट का 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। या फिर ऑप्शन 4, आई नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इन माई डाइट। मुझे अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा कम करनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है जिसके कहने के बाद आप पेशेंट को और ज़्यादा टीचिंग देना चाहेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अगर ये पेशेंट कहता है कि मैं डाइटेटिक फ्रूट को जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ तो ये एक गलत ऑप्शन माना जाएगा। इसके बारे में इसे और ज़्यादा टीच करने की ज़रूरत है। आइए इसका रैशनल क्या है इसे भी जान लेते हैं। द क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग dietetic fruit is not sugar free
and must be calculated in diet of an individual with diabetes. डाइटेटिक फ्रूट्स जो होते हैं वो शुगर फ्री नहीं होते, उनमें शुगर कंटेंट होता है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डाइटेटिक फ्रूट को लिमिटेड या कैलकुलेटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए। ऑप्शन 2 में कहा गया था लेट्यूस सैलेड is considered a free food in the diet of a person with diabetes. डायबिटीज़ के पेशेंट लेट्यूस यानी सैलेड को जितना चाहें ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऑप्शन 3 के अनुसार इट इज़ सजेस्टेड दैट कैलोरी इनटेक ऑफ अ पर्सन विद डायबिटीज शुड बी 50% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन एंड 30% फैट। इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट को उसकी कुल डाइट का, मान लीजिए ये इसकी फूड ट्रे है, खाने की थाली है, इसमें 50% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। टोटल फूड का 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% जो है वो प्रोटीन होना चाहिए और 30% जो है वो फैट होना चाहिए। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, 50% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन एंड 30% फैट। इट इज़ गुड फॉर डायबिटीज़ क्लाइंट्स। नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड फैट शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द फैट इनटेक एंड 90% फैट शुड बी अनसैचुरेटेड फैट्स। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सैचुरेटेड फैट्स 10% होने चाहिए, जबकि 90% फैट इनटेक का अनसैचुरेटेड फैट्स की फॉर्म में होना चाहिए। आप चाहें तो इन चारों ही पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द आर्टरी कंटेन्स स्मूथ मसल्स। आर्टरी की कौन सी लेयर स्मूथ मसल्स से बनी होती है? ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका अल्बा या ट्यूनिका एक्सटर्ना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई वॉल होती है। हमारी जो आर्टरीज होती हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली ब्लड वेसल्स, ये टोटल 3 लेयर से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन आर्टरीज में जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे आप ट्यूनिका इंटरना के नाम से जानते हैं। ट्यूनिका इंटरना एंडोथीलियम की बनी हुई होती है। इसके बाद जो मिडिल लेयर होती है उसे आप ट्यूनिका मीडिया के नाम से जानते हैं, और ये लेयर जो है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर इसे कई बार ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है और ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन इन लेबर इज नोन एज। कोई वुमेन जब लेबर में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रेविडा, पार्चुरिएंट, पैरा या परप्यूरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेबर के दौरान वुमेन को पार्चुरिएंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। किस वर्ष में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था? 2011 में, 12 में, 13 में या 14 में? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इन द ईयर 2014 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। After the last wild polio case was reported from India 13 January 2011, India is firmly on track for polio-free certification in March 2014. भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोलियो का आखिरी केस कहाँ मिला था, कब मिला था, तो आप बताएंगे कि 13 जनवरी 2011 को।
और भारत को मार्च 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, sympathetic blocking agent may be used during a hypertensive emergency. These drugs work by हाइपरटेंसिव इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रग्स किस प्रकार से अपना काम करते हैं? ऑप्शन ए, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। या फिर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। या फिर वैसो कंस्ट्रिक्शन द आर्ट्रियोलर बेड। ये आर्टरीज का नेटवर्क जहां पाया जाता है उनमें कॉन्स्ट्रिक्शंस करवा कर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। The right answer is option A, decrease the activity of sympathetic nervous system. सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करके हाइपरटेंशन सिचुएशन को रिलीव करते हैं, यानी बीपी को नॉर्मल करते हैं, कम करवाते हैं। सिस्टोलिक बीपी मोर देन 180 और डायस्टोलिक बीपी मोर देन 120 mmHg with evidence of active and organ damage is called hypertensive emergency. हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 या इससे ज़्यादा हो जाए, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg या इससे ज़्यादा हो जाए, और इस सिचुएशन के साथ ऑर्गन डैमेज के साइन बॉडी में देखने को मिलें तो ये कंडीशन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहलाती है। सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स मीन्स द ड्रग दैट इंटरफेयर्स विद द इम्पल्सेस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार के सिस्टम्स पाए जाते हैं। जब भी हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसका काम है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाना, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर आदि को डिक्रीज करवाने का काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम रिलैक्स या रेस्ट के मूड में होते हैं उस समय एक्टिव रहता है। सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को दी जाती है, और ये मेडिसिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाकर रिलैक्स करवाती हैं, इनकी एक्टिविटी को कम करवाती हैं, और जिसके कारण पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, पेशेंट को बेहतर फील होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय। सर्विक्स का कैंसर किसके द्वारा होता है यह आपको बताना है। रोटावायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कोरोना वायरस या HIV वायरस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारे यूट्रस का जो नेक वाला पार्ट होता है, दिस इज द नेक वाला पार्ट ऑफ यूट्रस, इसे हम सर्विक्स कहते हैं। ये अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। अगर इस एरिया में कैंसर होता है तो उसे हम सर्वाइकल कैंसर या कैंसर ऑफ सर्विक्स के नाम से जानते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसके इन्फेक्शन के बाद सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्विक्स एरिया के कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
Next question. The nurse is performing an assessment on a client with possible pernicious anemia. Which data would support this diagnosis? किसी पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया है। इस पर्नीशियस एनीमिया वाले पेशेंट के असेसमेंट के दौरान इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए, वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड्स इन 2 वीक्स। इस पेशेंट में 2 सप्ताह में लगभग 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। ऑप्शन बी, कंप्लेंट्स ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज। इस पेशेंट के हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस सेंसेशन होता है। या फिर इस पर्सन की जो टंग है वो रेड और बीफी होती है। या फिर हीमोग्लोबिन लेवल 12 ग्राम्स पर डीएल हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? The right answer is option C. पर्नीशियस एनीमिया एक ऐसा डिजीज है जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन B12 को आप साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज के होने के बाद पर्सन की जो टंग है वो रेड और बीफी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 11. अनदर नेम फॉर सीरम हेपेटाइटिस इज। आपको बताना है कि सीरम हेपेटाइटिस के नाम से हम किस हेपेटाइटिस को जानते हैं? हेपेटाइटिस ए को, बी को, सी को या ई को? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाले हेपेटाइटिस हैं। हेपेटाइटिस डिजीज का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस के डिफरेंट जो नेम्स हैं उन्हें प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस सी को हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस का मतलब है ऐसा हेपेटाइटिस जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी कैलोरीज पर डे प्री स्कूलर नीड्स? 3 से 6 साल की उम्र का बच्चा एक दिन में कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रखता है? 1200 to 1400, 1000 to 1400, 1400 to 1600, 1600 to 1800। प्री स्कूलर एज ग्रुप की कैलोरी रिक्वायरमेंट बताना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज 1400 to 1600। 1400 से 1600 कैलोरीज पर डे एक प्री स्कूल एज पर्सन को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन? आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर हाइपरटेंशन के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। जेनेटिक्स, ओबेसिटी, यूथ, स्मोकिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर कोई पर्सन यूथ है यानी यंग है, जवान है, तो यंग लोगों में हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी होने की संभावना कम रहती है या नहीं रहती। यंग एज हाइपरटेंशन के लिए एक रिस्क फैक्टर की तरह नहीं मानी जाती। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि किन कारणों के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है।
Risk factor for primary hypertension are old age, obesity, smoking, genetic, alcohol consumption, sedentary lifestyle, high intake of sodium and saturated fatty acids and stress. देखिएगा, किसी भी पर्सन में हाइपरटेंशन किस कारण से हुआ है, इस चीज का एग्जैक्ट कॉज पता करना बहुत ही मुश्किल है, या हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन का कॉज अननोन है, यानी इडियोपैथिक है। हाइपरटेंशन दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर किसी पर्सन को कोई एक ऐसा डिजीज हो जाए जिसके कारण हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। लेकिन अगर किसी कारण के बिना, किसी एग्जैक्ट कारण के बिना पर्सन में हाइपरटेंशन कंडीशन डेवलप हो गई है तो उसे प्राइमरी हाइपरटेंशन मानते हैं। और प्राइमरी हाइपरटेंशन में कारणों के रूप में उम्र का बढ़ना, मोटापा, स्मोकिंग, आनुवांशिक कारण, इसके अलावा अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक करना, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल करना जिसमें पर्सन फिजिकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता है, हाई इंटेक ऑफ सोडियम, नमक ज़्यादा खाना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल, जंक फूड आदि का ज़्यादा इस्तेमाल करना और स्ट्रेसफुल लाइफ आदि को मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट आस्क द नर्स हाउ लॉन्ग शी हैज़ टू टेक हर मेडिसिन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। The nurse response is based on knowledge that, एक पेशेंट नर्स से पूछता है कि उसे हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए कितने समय तक मेडिसिन लेने की आवश्यकता होगी। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप उसे क्या आंसर देंगे? आप कहेंगे कि लाइफ लॉन्ग डेली मेडिसिन इज़ नेसेसरी, आपको अपने पूरे उम्र में ये दवा लेते रहना पड़ेगा। या फिर द मेडिसिन कैन बी ग्रेजुअली विदड्रॉन इन 1 to 2 years, आप कहेंगे कि 1 से 2 साल तक लगातार आपको दवा लेनी है, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। या फिर द मेडिकेशन कैन बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर द क्लाइंट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल इज नॉर्मल, जैसे ही आपका TSH का लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल नॉर्मल आएगा, हम इस मेडिसिन को बंद कर देंगे। Which statement is correct? The right answer is option 1. जब भी किसी पर्सन में हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है, यानी उसकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए पर्सन को हर रोज एक मेडिसिन लेनी पड़ती है और ये मेडिसिन उसे उसके लाइफ लॉन्ग लेनी होगी, पूरे जीवन भर लेनी होगी। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आइए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। थायराइड रिप्लेसमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस थेरेपी। द मेडिकेशन इज यूजुअली गिवन एज 1 dose in morning. It cannot be tapered or discontinued because the client needs thyroid supplementation to maintain health. थायराइड हार्मोन हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक कंटेंट है। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड इस हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है तो इस हार्मोन को हमें टैबलेट के रूप में पूरी जिंदगी भर लेना ही पड़ेगा। थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में एक टैबलेट हमेशा पर्सन को मॉर्निंग में लेनी होती है। द मेडिकेशन कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल इज नॉर्मल। द डोज विल बी मेंटेन एट द लेवल दैट नॉर्मलाइजेज द TSH कॉन्सेंट्रेशन। देखिएगा, जब पर्सन टैबलेट ले रहा है तो उस टैबलेट के कारण ही हॉर्मोन्स का लेवल स्टेबल मिला है रिपोर्ट में। जैसे ही आप मेडिसिन बंद करेंगे ये लेवल फिर से एबनॉर्मल हो जाएगा और इसीलिए कहा जाता है कि थायराइड की गोली एक बार शुरू होने पर पूरी जिंदगी लेनी ही होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर सर्जरी
Which item is most important to remove before sending the client to the surgery? किसी पेशेंट में सर्जरी होने वाली है, सर्जरी से पहले इन चारों ऑप्शंस में से किस आइटम को रिमूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? हियरिंग एड को, कॉन्टैक्ट लेंसेज को, वेडिंग रिंग को या फिर आर्टिफिशियल आई को? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर क्लाइंट कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता है तो उन्हें रिमूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इसका रैशनल भी जान लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द कॉन्टैक्ट लेंसेज बिकॉज लीविंग दैम इन कैन लीड टू कॉर्नियल ड्राइंग, particularly with contact lenses that are not extended wearing lenses. अगर आपने सर्जरी के दौरान पेशेंट के कॉन्टैक्ट लेंसेज को रिमूव नहीं किया तो पर्सन में कॉर्नियल ड्राइंग हो सकती है और इससे उसकी आईज डैमेज हो सकती हैं। इसलिए कॉर्निया की ड्राइंग को रोकने के लिए सर्जरी से पहले हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। लीविंग इन द hearing aid or artificial eye will not harm the client. Leaving the wedding ring on is also allowed. Usually ring is covered with tape. अगर पर्सन हियरिंग एड का इस्तेमाल करता है, सुनने की मशीन का इस्तेमाल करता है या पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल आई लगी हुई है तो आप इसे ऑपरेशन के दौरान अलाउ कर सकते हैं। इससे क्लाइंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि ऑपरेशन के दौरान भी अपनी वेडिंग रिंग को रिमूव नहीं करने देना चाहते, तो ऐसे पेशेंट्स की बात मानने के लिए हम ऐसा करते हैं कि उनकी वेडिंग रिंग को उनकी फिंगर में अलाउ कर देते हैं और इस रिंग को हम टेप से कवर कर देते हैं। ऐसा करके हम ये चीज़ अलाउ कर सकते हैं और बाकी हॉस्पिटल की पॉलिसी पर निर्भर करता है। कई बार कई हॉस्पिटल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, वो किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करते। इट्स डिपेंड्स ऑन पॉलिसी ऑफ हॉस्पिटल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिकमेंडेशन इज अ नर्स गिव टू अ 55 years old patient with blood pressure of 150/90 mm of Hg? अगर किसी 55 साल के पर्सन में ब्लड प्रेशर 150/90 आता है तो इस पेशेंट को या इस पर्सन को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऑप्शन ए, इट इज़ नॉर्मल बीपी ऑफ योर एज, इस उम्र के लिए ये बीपी आना नॉर्मल है। या फिर रीचेक योर ब्लड प्रेशर 2 weeks लेटर, 2 सप्ताह बाद आकर आप अपना बीपी एक बार दोबारा चेक कराएं। या फिर रीचेक योर ब्लड प्रेशर आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद आकर अपना बीपी वापस चेक कराएं। या फिर रीचेक बीपी आफ्टर 1 year, 1 साल बाद वापस बीपी चेक करवाएं। The right answer is option B. Check your blood pressure 2 weeks later. 2 सप्ताह बाद आकर अपना बीपी वापस चेक करवाएं। देखिए, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे फिजिकल एक्सर्शन या हमारे मूड पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए आपने किसी पर्सन के अंदर उस समय ब्लड प्रेशर चेक किया जब वो जस्ट एक्सरसाइज करके आपके पास आया है या कई किलोमीटर पैदल चल के आपके पास पहुंचा है, तो इस सिचुएशन में आपको उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई मिलेगा। अब पेशेंट अगर किसी एंगर में है, गुस्से में है, इस समय आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो भी वो राइज मिलेगा। अगर आपने एक बार ब्लड प्रेशर चेक किया और बीपी हाई मिला तो आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, वो हाइपरटेंशन का मरीज है, बीपी का मरीज है। आपको किसी भी पर्सन को बीपी का पेशेंट है ये डिक्लेयर करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह के ड्यूरेशन में 3 बार अलग अलग समय बीपी चेक करना होता है और अगर तीनों बार
बेस लाइन बीपी से हाई बीपी यदि मिलता है तो आप उसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.